रात गुजरती रही, मैं जागता रहा। बैठा बैठा बोर हो जाता तो उठकर कुशादा और खाली राहदारी में टहलने लगता। सख्त जानी और मुसीबतें सहने की मुझे खूब ट्रेनिंग मिली हुई थी। मेरे नज़दीक रात जागना कोई मुश्किल नहीं था। मैं ज़मीन के नीचे था। ऊपर से कभी कभी ड्यूटी पर मुतय्यन गार्ड्स की आपस में हंसी मजाक करने की आवाज़ें आ जाती। उसके बाद फिर खामोशी हो जाती। खुफिया कैमरे वाला टाई पिन मैंने टाई पर नहीं लगाया था, बल्कि उसे रुमाल में लपेट कर पतलून की जेब में रख लिया था। मैंने कमीज़ के ऊपर सफ़ेद कोट पहन रखा था। मेरा अपना कोट क्लॉक रूम के क्लोजेट में था। फिजा में हल्की खनकी थी। ये खनकी रेफ्रिजरेशन वाले उस प्लांट की वजह से थी जो रात के बाद रात पूरी भी चल रहा था। रात के वक्त शायद उसे दूसरे दर्जे पर कर दिया गया था, क्योंकि रात के वक्त जब मुख्तलिफ मशीनें चल रही होती हैं, फ़िज़ा में ज़्यादा ठंडक होती थी। और रात गुजरती चली जा रही थी। मैंने घड़ी पर निगाह डाली। रात के 10 बजने वाले थे। मैं क्लॉक रूम में आकर कुर्सी पर पाँव फैलाकर बैठ गया। मुझे थोड़ी देर बाद नींद आने लगी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। मैं सोना नहीं चाहता था। मैं गाफिल नहीं होना चाहता था। मैं कमांडो मिशन की पुलिस रात पर चल रहा था। मुझे बेहद मोहतात रहने की ज़रूरत थी। न जाने मुझे गनूदगी क्यों आने लगी थी, हालांकि नींद के मामले में बहुत सख्त जान था। मैं उठकर राहदारी में टहलने लगा। उस राहदारी का फर्श और दीवारें पुख्ता सीमेंट की थीं। राहदारी की कोई 10-15 फुट चौड़ी थी और दीवारें 15-20 फुट ऊंची होंगी। छत मेहराबदार थी और थोड़े थोड़े फासले पर छत में टके हुए बल्ब जल रहे थे। इस तरह वहाँ काफ़ी रोशनी थी। मैंने सोचा कि मालूम करना चाहिए यहाँ पानी के निकास का क्या इंतज़ाम है, क्योंकि ये जगह सतह ज़मीन से काफ़ी नीचे थी। जाहिर है किसी जगह पर गंदे पानी के बाहर निकालने के वास्ते पंप लगाए गए होंगे। मैं चलते चलते राहदारी के आखिरी किनारे पर पहुँच गया। ये जगह हमारे स्टोर रूम से 10-12 कदम आगे थी। यहाँ मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई देने लगी जैसे कोई जनरेटर चल रहा हो। वहाँ कोई जनरेटर नज़र नहीं आ रहा था। आवाज़ भी दबी दबी सी थी। मैंने सामने वाली राहदारी की दीवार को हाथ लगाया। उसमें हल्की हल्की लर्जिश थी। मैंने उसके साथ कान लगाया। आवाज़ दीवार की दूसरी तरफ से आ रही थी। दीवार में बज़ाहिर कोई दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा था। शायद जनरेटर दूसरी तरफ ज़मीन के अंदर लगा हुआ था और उस जनरेटर की ताकत से तहखाने के पानी का निकास ऊपर किसी सहराई नाले में होता होगा। यहाँ रोशनी कम थी और हल्का हल्का अंधेरा था। मैं वापस होने लगा तो मुझे दीवार की एक जानिब एक छोटा सा गोल हैंडल नज़र पड़ा। मैंने करीब जाकर देखा। ये लोहे का चरखी नुमा हैंडल था। मैंने सोचा कि देखना चाहिए ये हैंडल क्या काम करता है। मैं यूं ही हैंडल को बाईं जानिब घुमाने लगा। 3-4 चक्कर खाने के बाद हैंडल रुक गया। साथ ही कटक की आवाज़ आई। मैंने चरखी को ज़रा सा ऊपर अपनी तरफ खींचा तो दीवार में छोटा सा दरवाज़ा खुल गया। साथ ही दूसरी तरफ से बिजली के जनरेटर साथ ही दूसरी तरफ से बिजली के जनरेटरों के चलने की तेज़ आवाज़ें आने लगीं। मैंने आगे गर्दन निकाल कर देखा। आगे 3-4 सीढ़ियाँ नीचे जाती थीं। नीचे एक कुआं था। कुएं की दीवार पर एक बल्ब रोशन था। नीचे जनरेटर लगे थे जो चल रहे थे। मैंने ऊपर निगाह डाली। दीवार के साथ लगी हुई लोहे की एक सीढ़ी ऊपर कुएं के दहाने तक चली गई थी। ऊपर शायद खुला आसमान था। मुझे कोई तारा तो नज़र ना आया, मगर ऊपर से ताज़ा हवा ज़रूर आ रही थी। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और चरखी को उसी तरह वापस घुमाकर लॉक कर दिया। इन लोगों ने यहाँ हवा, पानी और फिजा को ठंडा या गर्म रखने का पूरा इंतज़ाम कर रखा था। जाहिर है ये भारतीय हुकूमत का बड़ा अहम साइंसी बल्कि एटमी रिसर्च सेंटर था। उसे दूसरे ममालिक के सफारत खानों से बेहद खुफिया रखा गया था, ताकि किसी मुल्क को ये ना मालूम हो सके कि भारत ने एटम और प्लूटोनियम बम बनाने की कोशिशें शुरू कर रखी हैं। मेरा ख्याल है कि ये राज सिर्फ इसराइल की हुकूमत को ही मालूम था। और एक खुफिया खबर ये भी थी कि वो दर पर्दा इसराइल और भारत में दिफाई मुआहदा भी हो चुका था। मैं वापस क्लॉक रूम में आकर बैठ गया। कुर्सी पर नीमदराज होकर बैठा था और खुदा जाने क्यों उस वक्त मुझे मुग़ल शहजादे की रूह का ख्याल आ गया। और मैं सोचने लगा कि अगर मुग़ल शहजादे की रूह सच बोल रही थी तो बकौल उसके कोई नागहानी आफत आने वाली थी। सवाल ये था कि ये आफत किस नौइयत की हो सकती थी। क्या मुझ पर किसी बीमारी का हमला होने वाला था? क्या मैं पकड़ा जाने वाला था? यही 2 आफतें हो सकती थीं। अगरचे मैं रूहों का कायल था और नेक रूहों की पेशगोइयाँ भी मैंने सच होती देखी थी, लेकिन मुझे अपने खुदा की ज़ात पर भरोसा था और मेरा तब भी यही ईमान था कि खुदा के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वही मालिक अर्ज़ व समा है और वही कादिर मुतलिक है।
میں نے مغل شہزادے کی پیشگوئی کو اپنے ذہن سے نکال دیا اور سوچنے لگا کہ مجھے اسی اتوار کو خفیہ کیمرے کی فلم لے کر دلی پروفیسر جمشید کے پاس پہنچنا ہوگا۔ وہ یقیناً اس پلانٹ کی تصویروں کو دیکھ کر خوش ہوگا اور وہی مجھے بتائے گا کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا اور اگلا مرحلہ کہاں سے شروع کرنا ہوگا۔ کافی دیر تک میں کلاک روم میں ہی بیٹھا رہا۔ رات گزرتی چلی گئی، گھڑی پر نگاہ ڈالی تو 11:15 بجنے والے تھے، گویا آدھی رات تقریباً بیت چکی تھی۔ مجھے یہاں سے کہیں جانا تو تھا نہیں، اسی کلاک روم سے نکل کر اپنی ڈیوٹی کے سٹور روم میں پہنچ جانا تھا۔ اچانک ایسی آواز آئی جیسے اوپر والے گیٹ کو کوئی کھول رہا ہے۔ میں جلدی سے ہوشیار ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ دو آدمی تھے جو آپس میں باتیں کرتے ہوئے اوپر سے نیچے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ میں چھلانگ لگا کر اٹھا اور کلوزٹ کے اندر سفید کوٹوں والے ہینگروں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ یا خدا خیر، یہ کمبخت اس وقت نیچے کیا کرنے آئے ہیں؟ ان کی آوازوں سے میں نے انہیں پہچان لیا تھا۔ یہ 5 گارڈز میں سے 2 گارڈز تھے۔ نیچے راہداری میں آ کر ایک کلاک روم کے باہر سیڑھیوں کے پاس رک گیا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، جا بے ہنسی، تو جا کر چیکنگ کر آ، میں یہی کھڑا ہوں۔ دوسرے نے راہداری میں آگے کی طرف چلتے ہوئے کہا، تم بڑا کام چور ہو گیا ہے رے، سردار جی کو تیری رپورٹ کرنی پڑے گی۔ ہاں۔ جو گارڈ کلاک روم کے باہر کھڑا تھا، مجھے اس کی ہنسی کی آواز آئی۔ دوسرے گارڈ کے بھاری بوٹوں کی آواز راہداری میں آگے چلی گئی۔ میں سوچنے لگا کہ یہ آدمی جو باہر کھڑا ہے کہیں اندر آ کر کلوزٹ کو نہ دیکھنے لگے۔ ان کے اس وقت آنے سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ آدھی رات کو بھی نیچے آ کر ایک راؤنڈ لگاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ ہر شے ٹھیک ٹھاک ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ لوگ اس وقت آئے جب میں کلاک روم میں آ گیا ہوا تھا۔ اگر اس وقت آ جاتے جب میں راہداری کے آخری سرے پر تھا تو میں پھنس گیا تھا۔ جو گارڈ باہر سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا کوئی راجستھانی لوک گیت گنگنانے لگا۔ مجھے تمباکو کی بو آئی، وہ بیڑی پی رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دور سے بھاری جوتوں کی آواز قریب آنے لگی۔ دوسرا گارڈ چیکنگ کے بعد واپس آ رہا تھا۔ کیوں رے ہنسی، سب ٹھیک ہے رے؟ دوسرے گارڈ نے اونچی آواز میں کہا۔ سب ٹھیک ہے رے، پر تیری شکایت مجھے سردار جی کے آگے کرنی پڑے گی کہ ایک تو کام چور ہو گیا ہے، دوسرے نیچے آ کر بیڑی تمباکو پیتا ہے۔ دوسرے گارڈ نے ہلکا سا کہکا لگایا اور دونوں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ جب تک مجھے اوپر کا دروازہ بند ہونے کی آواز نہیں آئی، میں کلوزٹ میں ہی چھپ کر بیٹھا رہا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ان دونوں میں سے کم از کم کوئی نیچے نہیں آئے گا تو میں کلوزٹ سے نکل کر راہداری میں آیا۔ راہداری میں ابھی تک بیڑی کے جلے ہوئے تمباکو کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ مصیبت آ کر ٹل گئی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ باقی کا سارا وقت میں چوکنا ہو کر کلاک روم میں ہی بیٹھا رہا، یہاں تک کہ میری گھڑی نے صبح کے 7 بجا دیے۔ پورے 8 بجے نیوکلیر پلانٹ میں کام شروع ہو جاتا تھا۔ میں تیار ہو گیا۔ تیار کیا ہونا تھا، بس اس طرح باہر نکلنا تھا جیسے میں بھی دوسرے ورکروں کے ساتھ نیچے آیا تھا اور سفید کوٹ پہن کر اب باہر نکل رہا ہوں۔ 7:45 بجے اوپر والا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں چھپ گیا۔ بہت سے آدمی سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ یہ بھاری بوٹوں کی آواز تھی۔ یہ گارڈز تھے جو پلانٹ کے 5 کمروں کے باہر اپنی اپنی ڈیوٹی سنبھالنے آئے تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے راہداری میں آگے نکل گئے۔ کوئی 10 منٹ بعد اوپر سے ورکروں نے آنا شروع کر دیا۔ میں اس چھوٹے سے کمرے میں دروازے کی اوٹ میں ہو کر کھڑا تھا۔ جیسے ہی 2-3 آدمی اندر داخل ہوئے، میں خاموشی سے باہر نکل کر راہداری میں آ گیا۔ کسی نے میری طرف توجہ نہ دی۔ وہ یہی سمجھے کہ میں بھی ان کے ساتھ ہی اندر آیا تھا اور اب سفید کوٹ پہن کر اپنی ڈیوٹی پر جا رہا ہوں۔ یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا تھا۔ سارا دن میں اپنے کام میں لگا رہا۔ ایک بار میں سائنسدان عورت نرملا دیوی کے کمرے کے آگے سے گزرا تو اتفاق سے ایک سائنسدان اس وقت کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ کمرہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے نرملا دیوی کو دیکھا۔ وہ گاندھی کیپ سر پر رکھے گردن پر چھوٹا سا جونڈا باندھے اپنے کمپیوٹر کے آگے پتھر کے بت کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ میں خاموشی سے آگے نکل گیا۔ ہفتے کا دن آیا تو میں نے ڈیوٹی سے فارغ ہو کر شام کو ریواڑی جانے والی بس پکڑی۔ ریواڑی پہنچا۔ وہاں سے دوسری بس میں بیٹھ کر 2-2.5 گھنٹے بعد دلی پہنچ گیا۔ ایک کیمسٹ شاپ سے گل خان کو فون کیا اور کہا، میں جالندھر سے آ گیا ہوں، گھر پہنچنے والا ہوں۔ گل خان نے میری آواز پہچان لی تھی۔ کہنے لگا، تم پہنچو، میں پروفیسر کو لے کر آتا ہوں۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ اخیر سردیوں کا زمانہ تھا۔ ابھی دن چھوٹے تھے، جلدی شام ہو جاتی تھی۔ 7 بجے دلی شہر کی روشنیاں جگمگانے لگی تھیں۔ میں ٹیکسی لے کر نظام الدین اولیاء کے مزار سے ذرا آگے جا کر اتر گیا۔ یہاں سے کچے راستے پر پڑ گیا۔ مغل شہزادے کی قبر کی 4 دیواری کے قریب سے ہوتا ہوا گل خان کے خالی اور شکستہ مکان پر آ گیا۔
आधे घंटे के बाद गुलखान और प्रोफेसर जमशेद भी आ गए। मैंने खुफिया कैमरे वाला टाई पेन प्रोफेसर के हवाले करते हुए कहा, प्रोफेसर, मैंने इसका बटन दबाकर एटमी सेंटर के 5 कमरों में चारों तरफ बड़े इत्मीनान से घुमाया फिराया है। अब खुदा करे कि वहाँ की तस्वीरें आ गई हों। प्रोफेसर ने टाई पेन लेकर जेब में रखते हुए मुस्कुरा कर कहा, तुमको अभी इस कैमरे की ताकत का अंदाज़ा नहीं हुआ। नेगेटिव डेवलप कर लूँ, तस्वीरें देखोगे तो कहोगे ये किसी बड़े एक्सपर्ट फोटोग्राफर ने खींची हैं। मैंने उन्हें अपनी वारदात पूरी तफसील के साथ सुनाई। गुलखान और प्रोफेसर बड़े गौर से सुनते रहे। जब मैं पूरे वाक़यात सुना चुका तो प्रोफेसर जमशेद ऐनक के शीशे साफ करते हुए कहने लगा, तस्वीरें देखने के बाद ही मैं तुम्हें बता सकूंगा कि कौन सी लेबॉर्ट्री में ज़्यादा हिसास आलात लगे हैं। जाहिर है धमाके से अंदर कोई एटम बम नहीं फटेगा, लेकिन अगर एटमी प्लांट में गैर अफजुर्दा प्लाटीनियम की थोड़ी सी मिकदार भी मौजूद हुई तो एक फरलांग के अंदर अंदर का सारा इलाका उड़ जाएगा और ज़मीन में कई फुट गहरा गड़ा पड़ जाएगा। मैंने उसे बताया कि ये एटमी सेंटर 2 टीलों के दरमियान ज़ेरे ज़मीन बना हुआ है। वो बोला, ये तो मैं पहले भी जानता था, मगर मुझे मालूम नहीं था कि वहाँ सैराई टीले करीब ही हैं। बस वो दोनों टीले धमाके के बाद कहीं दिखाई नहीं देंगे। मैंने प्रोफेसर से पूछा कि तस्वीरें कब तक डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि मुझे वापस भी जाना था। सिर्फ इतवार का दिन मेरे पास था। प्रोफेसर ने कहा, सुबह मैं तस्वीरें डेवलप करके ले आऊँगा। कल मुझे भी दफ्तर से छुट्टी है। रात के 11 बजे मेरे दोनों मुहिब वतन और सच्चे दिल से इस्लाम और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले साथी चले गए। मैं सिखों वाले हुलिये में ही था। मकान में आते ही मैंने पगड़ी उतार कर दीवार के कील से लटका दी थी और बाल खोल दिए। बड़ा सुकून मुयसर आया। दाढ़ी भी खोल दी। मालूम हुआ कि मैं फिर से तरोताज़ा हो गया हूँ। मैंने अपनी करपान भी दीवार के साथ लटका दी थी। गुस्ल खाने में जाकर अच्छी तरह नहाया, बालों में कंघी फेरी, रात को सोने वाला कुर्ता पजामा पहना, ऊपर गर्म चादर ले ली जो गुलखान ने ख़ास तौर पर वहाँ मेरे लिए रखी हुई थी। खिड़की खुली थी। सर्दी का जोर टूट चुका था। रात गुलाबी ठंडक वाली थी। मैं खिड़की में आ गया। आसमान पर निगाह डाली। बड़े शफाफ तारे निकले हुए थे। यूं ही ख्याल आ गया कि मुगल शहजादे की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ी जाए और उसकी रूह को सवाब पहुंचाया जाए। मैंने मकान को ताला लगाया और मैदान में बने हुए कच्चे रास्ते पर चलता मुगल शहजादे के मकबरे वाली 4 दीवारी के पास आ गया। रात बड़ी शफाफ और निखरी हुई थी। ये मौसम बहार की आमद की खुशखबरी देने वाली रातों में से एक रात थी। आसमान साफ था और सितारे झुरमुटों की शक्ल में बड़ी आबोताब से चमक रहे थे। मकबरे की दीवार पर झुकी हुई बेरों की घुनी शाखें साकत थीं। मैं दूसरी तरफ से मकबरे के आते में दाखिल हो गया। मुगल शहजादे की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ी और उसकी रूह की बख्शिश के लिए खुदा से दुआ मांगी और वहाँ एक तरफ होकर बैठ गया। सितारों की हल्की हल्की रोशनी चांदनी की तरह फैली हुई लगती थी। खनक हवा चल रही थी। हवा में दरख्तों, पौधों और जंगली फूलों की खुशबू थी। मेरी हालत अब ये हो गई थी कि मेरा डर, खौफ उतर गया था। न मुझे रात के अंधेरे से डर लगता था, न मुझे रूहें, बदरूहें, जिन, भूत और चुड़ैलें डरा सकती थीं। नेक रूहों के आने से तो चारों तरफ एक नूर फैल जाता था और दिल में ऐसा सुकून पैदा होता था कि मैं बयान नहीं कर सकता। बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि अब जब कि मैं मुगल शहजादे की कब्र पर आ ही गया हूँ तो क्यों ना उसे मालूम करूँ कि मुझ पर जो आफत नाजिल होने वाली है उसकी नौइयत क्या है। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही मुझे उसके बारे में बता दे। मेरा ये तजर्बा है कि कब्रों पर रूहें, ख़ास तौर पर नेक रूहें, पहले से मौजूद नहीं होती। उन्हें कलमा शरीफ और अलहम्द शरीफ पढ़कर बुलाना पड़ता है और वो अल्लाह के हुक्म से आलम में बाला से नीचे उस जगह पर आती हैं जहां उनका जस्ते खाकी दफन होता है। बंदियाचल के जंगलों में एक बार मुझे एक बुजुर्ग ने बताया था कि नेक रूहें ज़मीन पर आना पसंद नहीं करती। यहाँ मैं बुजुर्गान दीन की अरवाह मुक़द्दसा की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ उन लोगों की अरवाह की बात कर रहा हूँ जिन्होंने दुनिया में रहकर अगर कुछ गलतियाँ की तो साथ नेकी के बहुत काम किए। ऐसी नेक अरवाह खुदा के दरबार से मग़फ़िरत पाने के बाद जन्नत के मकाम में मुक़य्यम होती हैं। वो वहाँ बड़ी खुश होती हैं और हर वक्त अल्लाह ताला की हम्द व सना में मशगूल रहती हैं। बंदियाचल के बुज़ुर्ग ने कहा था, ऐसी रूहें भी ज़मीन पर अपनी मर्ज़ी से नहीं आती। ज़मीन की मादी फ़िज़ाओं में उन्हें घुटन का एहसास होता है। वो बेहद लतीफ़ होती हैं, लेकिन अगर कोई खुदा के हजूर दुआ मांग कर उन्हें बुलाए और बुलाने वाले का उस रूह से कोई कल्बी वास्ता भी हो तो वो रूह ज़मीन पर थोड़ी देर के लिए उतर आती है।
لیکن اسے عالم بالا کے بعض راز افشا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ ساری باتیں میرے ذہن میں تھیں۔ میں نے ایک بار پھر فاتحہ پڑھ کر مغل شہزادے کی روح کو ثواب پہنچایا اور خدا سے استدعا کی کہ وہ روح کو زمین پر اترنے کی اجازت عطا فرمائے۔ قبر پر کوئی دیا وغیرہ روشن نہیں تھا۔ قبر کا نشان بھی تقریباً ختم ہو رہا تھا۔ آج وہاں دیا کون جلاتا؟ میری چاروں جانب موسم بہار کے آغاز کی نیلی رات کا ایک نور سا پھیلا ہوا تھا۔ اتنے میں مجھے قبر کے سرحانے کی جانب سفید ہیولا نظر پڑا۔ مغل شہزادے کی روح عالم بالا سے اتر آئی تھی۔ میں نے اسے السلام علیکم کہا۔ روح نے وعلیکم السلام کہا اور پرسکون دھیمی آواز میں پوچھا، تم نے مجھے کس لیے بلایا ہے دوست؟ میں نے کہا، اے نیک روح، میں نے تمہیں عالم ابدی سے اس عالم خاکی میں آنے کی زحمت دی، مجھے معاف کر دینا۔ لیکن جب سے تم نے مجھے یہ بتایا ہے کہ بہت جلد مجھ پر کوئی آفت نازل ہونے والی ہے، اس وقت سے مجھے ایک ہی بے چینی سی لگ گئی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں اس راز کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن میرے دوست، کیا تم مجھے اس آفت کے بارے میں کوئی اشارہ بھی نہیں دے سکتے، جس سے کم از کم مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ آفت کس قسم کی ہوگی اور میں پہلے سے اس کے لیے تیار ہو جاؤں اور اسے نمٹنے کا کوئی انتظام کر لوں؟ مغل شہزادے کی روح نے جواب میں کہا، مجھے صرف اتنی ہی اجازت تھی جتنا میں نے تمہیں بتایا ہے۔ اس سے آگے مجھے زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے اور میری جرت بھی نہیں کہ میں اس سے زیادہ تمہیں کچھ بتا سکوں۔ یہ بھی تم پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس کی اجازت سے میں نے تمہیں اتنا بتا دیا ہے۔ میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تم اس سلسلے میں مجھ سے مزید کوئی سوال نہ کرو۔ میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا، میں اللہ کی مشیت کے آگے سر جھکاتا ہوں، میری کیا مجال کہ ذرا سی بھی سرکشی کر لوں، لیکن آخر میں ایک کمزور انسان ہوں۔ انسان جب تک اس مادی جسم میں رہتا ہے اس کے اندر تھوڑی بہت کمزوری بھی موجود رہتی ہے۔ کیا ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ تم اشارے سے بتا دو؟ تمہارے دماغ میں مجھ سے پوچھنے کے لیے جو سوال پیدا ہو رہا ہے اس کا تعلق بھی بری سوچ، تمہاری اپنی نیت اور تمہارے عملی کردار کی نوعیت سے ہے۔ جیسے تمہاری سوچ ہوگی، جیسی تمہاری نیت ہوگی، جیسا تمہارا عملی کردار ہوگا، ویسا ہی اس کا نتیجہ برآمد ہوگا۔ اب میں واپس جا رہا ہوں، السلام علیکم۔ میں نے آہستہ سے وعلیکم السلام کہا اور مغل شہزادے کی روح کا نورانی ہیولا درختوں کے اوپر اٹھ کر رات کی نورانی فضا میں تحلیل ہو گیا۔ میرے دل پر سکون کی ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ میں کچھ دیر اسی کیفیت میں وہاں بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے اٹھا اور واپس آ گیا۔ مغل شہزادے نے میرے سکھوں والے حلیے کے بابت کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس وقت قبر پر کوئی دوسرا شخص موجود ہوتا تو وہ بھی یہ دیکھ کر سخت حیران ہوتا کہ سکھ قبر پر بیٹھا دعا مانگ رہا ہے، مگر اتنا ضرور تھا کہ میرے سر پر اس وقت سکھوں والی پگڑی نہیں تھی اور میں نے سر کے بال بھی کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ کمرے میں آ کر میں نے کونے میں جلتی ہوئی موم بتی بجھائی اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ کھڑکی میں نے کھلی ہی چھوڑی۔ یہاں راجستھان کے مقابلے میں رات کو خنکی زیادہ تھی۔ میں نے ہلکا کمبل اوپر کر کے ذرا سوچنے لگا کہ ایٹمی سینٹر کی تصویریں ضرور صحیح اتری ہوں گی۔ اس کے بعد مجھے ایٹمی سینٹر میں چنگم بم پلانٹ کرنے تھے۔ اس سلسلے میں پروفیسر جمشید نے مجھے گائیڈ کرنا تھا۔ بم ایٹمی سینٹر کے 5 کمروں میں سے کس کمرے میں لگانے ہیں؟ بم لگانے کے لیے میں نے اپنے ذہن میں ہفتے کی رات منتخب کر لی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ بم اس وقت بلاسٹ ہوں جب وہاں کوئی ورکر موجود نہ ہو، کیونکہ ہمیں اس اٹامک انرجی سینٹر میں کام کرنے والوں سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ میں انہیں ناحق ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاں، اگر دشمنی ہوتی تو میں انہیں بھی ایٹمی مرکز کے ساتھ ہی اڑا سکتا تھا، بلکہ اگر مزید مجبوری ہوتی تو میں اپنے آپ کو بھی ہلاک کروا سکتا تھا۔ میں نے تو جان کی بازی لگا رکھی تھی، اور اگر خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے میں جہاد کرتے ہوئے موت آ جائے تو اس سے بڑھ کر میری اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ میں اس قسم کے خیالات میں گم آہستہ آہستہ نیند کی دنیا میں داخل ہو رہا تھا۔ مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی تھی کہ اچانک مجھے لوبان کی بو محسوس ہوئی۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ یہ راجستھان کی
सीढ़ियों वाली चंद्रिका बदरू की बू थी। मैंने खिड़की की तरफ देखा। बाहर रात की धुंधली धुंधली नीली रोशनी फैली हुई थी। लोबान की पहले बू हल्की थी, अब तेज हो रही थी। फिर खिड़की के पास कमरे के अंदर चंद्रिका नमूदार हो गई। उसने जोगिया रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके हाथ में खिलाफे मामूल हिंदू जोगियों वाला तरशोल था। गले में काले मनकों की मालाएं थीं, बाल खोले थे और आंखों से गुस्सा टपक रहा था। मैं उसकी तरफ घूरते हुए चारपाई पर उठकर बैठ गया। चंद्रिका, तुम? हाँ, मैं। उसकी आवाज़ भी थोड़ी बदली हुई थी। मैंने कहा, ये आज तुमने क्या हुलिया बना रखा है? पहले तो तुमने रेशमी साड़ी पहनी हुई थी, बालों में फूलों का गजरा होता था, मगर आज तुम्हारे हाथ में थी कि नुकरों वाला त्रिशूल है। क्या किसी हिंदू की जान लेकर आ रही हो? चंद्रिका बदरू के चेहरे के तसरात में कोई तब्दीली वाक़ई न हुई। वो बिल्कुल एक बदरू लग रही थी। कहने लगी, तुम भारत माता को नुकसान पहुंचाने के लिए जो कुछ कर रहे हो, मुझे उसकी सारी खबर है। पहले मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे किसी मामले में दखल नहीं दूंगी, क्योंकि तुम पिछले जन्म में मेरे पति देव रह चुके हो। मगर मैं भारत माता की इतनी ज़बरदस्त तबाही भी नहीं देख सकती थी। मैंने तुम्हारे खिलाफ युद्ध करने, जंग करने और तुम्हारी साजिश को नाकाम बनाने का फैसला किया और राजस्थान के एटॉमिक एनर्जी सेंटर के डायरेक्टर सरदार अर्जन के घर जाकर उसे तुम्हारी साजिश से आगाह करने की कोशिश की, ताकि वो तुम्हें भी गिरफ्तार कर ले और भारत माता भी तबाही से बच जाए। लेकिन मुझे सख्त दुख है कि मैं ऐसा हरगिज़ ना कर सकी। कोई नेक रूह तुम्हारी मदद कर रही है। मैं सरदार अर्जन सिंह के घर में जाकर उसके सामने ज़ाहिर हो गई और उससे मुखातिब होकर कहा कि एटमी सेंटर तबाह होने वाला है। मैंने महसूस किया कि ना तो वो मुझे देख रहा है और ना मेरी बात सुन रहा है। मैंने उसे बाजुओं से पकड़कर हिलाना चाहा, मगर वो मेरे बाजुओं की गिरफ्त में न आया। उस वक्त ये राज खुला कि एक नेक और मुसलमान रूह तुम्हारी मदद कर रही है और उसने मेरे मंसूबे पर पानी फेर दिया है। मैंने दिल में खुदा के शुक्र अदा किया, क्योंकि ये नेक रूह जो भी थी वो अल्लाह के हुक्म ही से मेरी मदद कर रही थी। इस नेक रूह की मदद ऐसी नहीं थी कि वो मुझसे बम लेकर एटमी प्लांट में जाकर लगा दे। नहीं, ये काम मुझे ही करना था और यही एक अमले मर्द की कोशिश होती है कि वो खुद अमल करे, खुद जदोजहद करे और नतीजा खुदा पर छोड़ दे। ये रूह अल्लाह के हुक्म से मेरी इस सूरत में मदद कर रही थी कि वो मेरे मंसूबे मिशन की राह में रुकावटें डालने वालों को मुझसे दूर रख रही थी। ये बिल्कुल अलग बात थी कि कोई कारीगर अपना काम कर रहा हो और उसका उस्ताद काम में दखल देने या ये कहकर दूर रख रहा हो कि कारीगर उस वक्त काम कर रहा है उसके काम में और उसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं। वरना अगर नेक रूहें मुसलमानों की इससे मदद करने लगीं तो सारी दुनिया पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं। इस दुनिया में हर इंसान की तरह एक मुसलमान को भी खुदा पर यकीन रखते हुए और हौसले को बुलंद रखते हुए अपने मकसद के हसूल के लिए जदोजहद करनी पड़ती है और इसी जदोजहद करके अपने आला मकसद की राह में आई हुई मुसीबतों को बर्दाश्त करके उनसे जंग करे। जब वो अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब होता है तो खुदा की खुशनुदी हासिल करता है। हमारी ज़िंदगी अमल पहम का नाम है। हमें अपने किरदार और सरगर्म अमल से ही अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाकर खुदा के आगे सुरखरू होना है। यही हमारी ज़िंदगी और हमारे रूह की जदोजहद का मकसद आला है। मैंने भी कदरे तल्ख लहजे में चंद्रिका बदरू से कहा, इसका मतलब है कि तुमसे मेरी खुली जंग है? चंद्रिका की बदरू ने त्रिशूल ऊपर उठाते हुए कहा, हाँ, अब तुमसे मेरी खुली जंग है। मैं तुम्हें भारत माता को नुकसान पहुंचाते अब नहीं देख सकती। मैंने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं तुम्हारे भारत माता को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तुम्हारी भारत माता मेरे मुल्क के बेगुनाह बच्चों, औरतों, मर्दों को जो हलाकत की आग में झोंकने के इरादे बना रही है, मैं उन्हें नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी भारत माता ऐश करती रहे और उसके हुक्मरान एटम बम बनाकर मेरे वतन पाकिस्तान के शहरों पर फेंक कर उन्हें तबाह कर दें, तो ये तुम्हारी और तुम्हारे भारत माता की भूल है। मैं तुम्हारे मुल्क के हुक्मरानों को उनके नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। वो अपने हमसाए ममालिक के साथ अमन व आशती से रहना चाहता है, लेकिन तुम्हारा भारत पाकिस्तान के खिलाफ ज़बरदस्त जंगी तैयारियां कर रहा है।
अब वो पाकिस्तान के शहरों पर गिराने के लिए एटम बम और प्लूटोनियम बम तैयार कर रहा है। मैं इन मज़मूम अज़ाइम को जहां तक और जब तक मुझसे हो सका नाकाम बनाऊंगा। ये मेरा एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कमांडो और मुसलमान होने के नाते फ़र्ज़ भी है। बदरू चंद्रिका पे फंसी गई। उसके नथनों से मुझे अजीब आवाज़ें आती महसूस हुईं, जैसे कोई ज़ख्मी रीछनी तकलीफ से सांस ले रही हो। कहने लगी, ठीक है, तुम अपनी कोशिश करके देख लो, मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगी। ये सारे मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए मुझसे जो कुछ हो सका मैं करूंगी। अगर मुझे काश के देवताओं से भी मदद लेनी पड़ी तो उनसे भी ज़रूर मदद लूँगी। मैंने उसे घूर कर देखते हुए सिर्फ ये शेर पढ़ा, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत ये खंदा जन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत ये खंदा जन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। बदरू चंद्रिका ने एक भयानक चीख मारी और गायब हो गई। उसके जाने के बाद मैं सोचने लगा कि ये बदरू सर से पांव तक शैतान की अलाकार बन गई है। अब मुझे उसके नापाक अज़ाइम से भी खबरदार रहना होगा। अगरचे मुझे अपने खुदा पर पूरा भरोसा था और मेरा मुल्क पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया था, फिर भी दुश्मन दुश्मन होता है और मुसलमान को अपने ही फर्द दुश्मन से तो कभी गाफिल नहीं होना चाहिए। मुझे ये भी शक गुजरा कि हो ना हो मुझ पर जो मुसीबतें नाजिल होने वाली हैं और जिसकी पेशगोई मुग़ल शहज़ादे की रूह ने भी कर दी है, वो आफत ज़रूर इस बदरू चंद्रिका की वजह से ही नाजिल होगी, क्योंकि चंद्रिका के बारे मिले में मुझसे भी बाज़ गलतियाँ सरज़द हुई थीं और इंसान को उसकी गलती की सज़ा ज़रूर मिलकर रहती है। दुनिया की अदावत और दुनिया की अदालत में इंसान गलती करने के लेकिन वो अपना वकील करके बरी हो सकता है, लेकिन कुदरत की अदालत में जुर्म करने वाला कभी नहीं बचता, उसे सज़ा मिलकर रहती है। ये ज़रूर है कि सज़ा की शिद्दत और मुद्दत कम हो। चुनांचे मुझ पर जो आफत नाजिल होने वाली थी वो यकीनन मेरे अपने ही किसी गुनाह की सज़ा थी, वो टल नहीं सकती थी। दुनिया की अदालत में तो अपील करने की गुंजाइश होती है, मगर खुदा की अदालत में कोई अपील नहीं होती। मैं दिल में खुदा से यही दुआ मांगने लगा कि ए खुदा, ए परवरदिगार, मेरी गलतियां कसूर माफ़ कर दे और मेरी सज़ा की शिद्दत और मुद्दत में कमी कर देना। यह भी अजीब रात थी। एक ही रात में दो रूहों से मुलाकात हुई थी, एक बदरूह थी और दूसरी नेक रूह थी। बहरहाल अब मुझे बेहद मोहतात रहने की ज़रूरत थी, क्योंकि बदरू चंद्रिका मेरी दुश्मन बल्कि खुली दुश्मन बन गई थी और उसने मेरे खिलाफ जंग का ऐलान भी कर दिया था। मेरे बचने की एक गुंजाइश ज़रूर कुदरत खुदाबंदी ने रख दी थी कि अगर मैं साहिब किरदार रहता हूँ, अगर मैं अपने जहाद के कमांडो मिशन में साबित कदम रहता हूँ और अगर मैं अपने मिशन पर सिर्फ खुदा और खुदा के वास्ते अमल करता हूँ और अपनी कोई ज़ाती गर्ज और ज़ाती मफाद उसमें शामिल नहीं करता हूँ, तो फिर बदरूह चंद्रिका मेरे खिलाफ अपने किसी मज़मूम मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकती थी। उसका बदरू चंद्रिका ने खुद इतराफ़ भी किया था। लेकिन अगर मेरे अमल में मेरी ज़ाती गर्ज, मेरा ज़ाती मफाद शामिल हो गया, यानी मैंने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़कर सिर्फ अपनी ऐशो इशरत और दौलत इकट्ठी करने के लिए काम शुरू कर दिया, तो बदरू चंद्रिका मुझ पर आसानी से वार कर सकेगी। मैंने उसी वक्त दिल में फ़ैसला कर लिया कि आज से मेरा हर अमल अल्लाह और उसकी खुशनुदी के लिए होगा और मैं उसी के दिखाए हुए रास्ते में चलते हुए दीन इस्लाम की सरबुलंदी और इस्लाम के नाम पर कायम हुए अपने वतन पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेकाम के लिए ही काम करूँगा। अपनी ज़ाती गर्ज़ों, ज़ाती फ़ायदों और ऐशो इशरत के ख्याल तक को दिल से निकाल दूँगा। उसके बाद मैं सो गया। मुझे बड़ी पुरसकून नींद आई। मैं बेदार हुआ तो खिड़की उसी तरह खुली थी और दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। जल्दी से उठकर मुंह हाथ धोया। जब से सिखों वाला हुलिया बनाया था, कम अज़ कम एक फ़ायदा ज़रूर हुआ था कि शेव करने और बाल कटवाने की बक से बच गया था। कपड़े बदले और सर पर सिखों वाली पगड़ी जमाई, दाढ़ी को सिखों की तरह ऊपर को चढ़ाया, गले में करपान लटकाई और नाश्ता करने के लिए मज़ार शरीफ वाले चौक में आ गया। यहाँ दिल्ली के मुसलमानों की निहारी की बड़ी दुकानें थीं। एक दुकान में बैठकर दिल्ली की तारीखी निहारी का नाश्ता किया और सिखों की तरह अपनी दाढ़ी और मूंछों के बालों को रुमाल से ऊपर की तरफ चढ़ाकर साफ करता वहां से अपने मकान में आ गया। क्योंकि मैं 3 पुलिस कांस्टेबल खड़े थे, चौक में 3 पुलिस कांस्टेबल खड़े थे, मगर किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा।
सिक्का बेस बदलने के बाद सीआईडी वालों से मुझे काफ़ी हद तक निजात मिल गई थी, लेकिन मैं गाफिल और बेपरवाह नहीं हुआ था। दिल्ली पुलिस और दिल्ली की सीक्रेट पुलिस के पास मेरे ख़तरनाक मुजाहिद कमांडोज की मेरी तस्वीर भी अहमदाबाद पुलिस स्टेशन से पहुंच चुकी थी, और अगर कोई ज़हीन सीआईडी ऑफिसर मुझे करीब बुलाकर गौर से देखता तो वो मुझे पहचान सकता। चुनांचे मैं पुलिस के सिपाहियों को देखकर इधर उधर हो जाता था। अगर करीब से भी गुजरना पड़ता तो अपने ध्यान में गुरबानी का जाप करता गुजर जाता था। कोई 10 बजे के करीब प्रोफेसर जमशेद और गुलखान आ गया। वो मेरे लिए थर्मस में चाय भर कर लाए थे। खाना अब गुलखान मेरे लिए नहीं लाता था। जब से मैंने सिख नौजवान का रूप बदला था, उसे मालूम था कि मैं बाहर जाकर भी खाना खा सकता हूँ। प्रोफेसर जमशेद सारी तस्वीरें डेवलप करके ले आया था। उसने कोट की जेब में से लिफाफा निकाल कर खोला और मेरे आगे 15-16 पासपोर्ट साइज की रंगीन तस्वीरें रख दी। तस्वीरें तो बहुत थी, ये मैंने उनमें से छांटी हैं। ज़रा देखो, ये तुम्हारे अंडरग्राउंड एडमिट सेंटर के सेक्शन की हैं। सारी तस्वीरें एडमिट सेंटर के 5 कमरों की थीं। एक एक कमरे की 3-3 तस्वीरें थीं जो मुख्तलिफ जावियों से मेरी टाइप इनके खुफिया कैमरे ने उतारी थीं। तस्वीरें इस कदर साफ और शफाफ थीं कि मैं कैमरे की कारकर्दगी पर हैरान रह गया कि इतने छोटे से कैमरे ने इतनी अच्छी तस्वीरें किस तरह खींच लीं। इस दौरान प्रोफेसर रुमाल से अपनी ऐनक के शीशे साफ करता रहा। गुलखान भी झुककर मेरे साथ ही तस्वीरों को देख रहा था। जब मैं तस्वीरें देख चुका तो प्रोफेसर जमशेद ने ऐनक आंखों पर चढ़ा ली और तस्वीरों में से एक तस्वीर निकालकर मेरे आगे रखते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ इस कमरे में टाइम बम लगाने होंगे, बाकी किसी कमरे में लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तस्वीर को गौर से देखा। यह 5वें नंबर के उस कमरे की तस्वीर थी जिसके अंदर गोल चबूतरा था और चबूतरे के ऊपर ऑपरेशन रूम की तरह के आलात लगे हुए थे। प्रोफेसर जमशेद कहने लगा, ये एडमिट सेंटर का प्रोसेसिंग प्लांट है। ये इस इंस्टीट्यूट का दिल है। अगर तुम इसको तबाह कर दोगे तो सारा एडमी मरकज तबाह हो जाएगा। गुलखान भी मेरे साथ ही तस्वीर को देख रहा था। प्रोफेसर कह रहा था, ये एक तरह की एटमी भट्ठी है जहाँ प्लूटोनियम को प्रोसेस किया जाता है। तुम्हें इस भट्ठी के इर्द गिर्द थोड़े थोड़े फासले पर 4 टाइम बम लगाने होंगे। उसके बाद का सारा काम ये भट्ठी बमों से उड़ने के बाद खुद ही अंजाम दे देगी। मैंने कहा, ठीक है, मुझे टारगेट मिल गया है। मैं ये काम आने वाले हफ्ते की रात को पूरा कर दूंगा। गुलखान ने मुझसे पूछा, तुम्हारे पास कितने टाइम बम हैं? मैंने उसे बताया कि मेरे पास सिर्फ 6 टाइम बम बाकी रह गए हैं जो चिंगम टैबलेट की शक्ल में हैं। गुलखान ने प्रोफेसर जमशेद से पूछा, प्रोफेसर, वो बम मैंने ही तैयार किए थे और तुमने भी उन्हें देखा था। तुम्हारे ख्याल में उस एटमी रिएक्टर के लिए ये बम मुनासिब रहेंगे? मेरा मतलब है, अगर ये अपनी ताकत और असरात की एतबार से मुनासिब ना हो तो मैं दूसरे उससे ज़्यादा धमाका खेज टाइम बम तैयार कर सकता हूँ। प्रोफेसर जमशेद ने कहा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बम बहुत ताकतवर हैं और राजस्थान के पूरे एटमी रिएक्टर के लिए काफ़ी हैं। इन बमों ने फटकर एटमी रिएक्टर के प्लांट में भी धमाका करना है। वो धमाका कितनी शिद्दत का होगा, अगर इंडियन प्रेस ने हुकूमत के कहने पर खबर को शाया कर दिया तो तुम्हें उसका अंदाज़ा नहीं हो सकेगा। हमारा कमांडो दोस्त ही हमें कुछ बता सकेगा। मैंने कहा, मैं तो हफ्ते की रात को वहाँ टाइम बम लगाने के बाद वहाँ से उसी वक्त दिल्ली की तरफ चल पड़ूंगा। प्रोफेसर जमशेद ने गुलखान की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, इसकी ड्यूरेशन कितनी है? मेरा मतलब है, तुमने इस बम में जो टाइम डिवाइस फिट की हुई है उसका दौरानिया कितना है? गुलखान ने कहा, उसका खुफिया बटन दबाने के बाद सिर्फ 1 घंटे के बाद बम ब्लास्ट हो जाता है। प्रोफेसर ने ऐनक उतार रखी थी मगर वो उसके शीशे साफ नहीं कर रहा था। मेरी तरफ देखकर बोला, इसका मतलब है कि तुम उस वक्त तक एटमी रिएक्टर के एरिया से काफी दूर जा चुके होगे। मैंने कहा, मैं दूर किसी जगह छुपकर रिएक्टर की तबाही को देख भी सकता हूं। प्रोफेसर बोला, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो फिर तुम्हें तबाही की जगह से काफ़ी दूर रहना होगा।
क्योंकि ये तबाही काफ़ी इलाके को अपनी लपेट में ले सकती है। मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ फासले पर छुपकर तबाही का मंजर देखूं, मगर वहां सहरा ही सहरा है। रेत के टीले काफ़ी दूर दूर हैं। पथरीली रेत के टीले सिर्फ एटमी मरकज़ के ऊपर ही हैं। प्रोफेसर जमशेद ने कहा, वो दोनों टीले पिघलकर पानी हो जाएंगे, बल्कि भाप बनकर उड़ जाएंगे। ये अभी प्लूटोनियम प्रोसेसिंग अमल में है। अगर आधा ग्राम प्लूटोनियम भी तैयार हो चुका होता तो इर्द गिर्द के 20 मील के इलाके में हर शय पिघलकर भाप बनकर उड़ जाती। गुल खान ने कहा, क्या मालूम वहाँ प्लूटोनियम तैयार हो चुका हो? प्रोफेसर ने जवाब दिया, नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर प्लूटोनियम तैयार हो चुका होता तो इस छोटी एटमी भट्ठी की जगह वहाँ बड़ा एटमी प्लांट लगा होता। अभी वहाँ प्लूटोनियम के अनासिर को सिर्फ साफ़ ही किया जा रहा है, लेकिन वहाँ जितने अनासिर साफ़ हो चुके हैं उनकी शिद्दत और हिद्दत फटने के बाद इतनी तबाही फैलाएगी कि आसपास के लोगों को हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही याद आ जाएगी। हम दोपहर तक वहीं बैठे बातें करते रहे। फिर गुल खान बाजार से जाकर खाना ले आया। हमने खाना खाया। प्रोफेसर ने मुझे मज़ीद हदायत दी कि बम को एटमी भट्ठी की गोलाई पर फर्श से 1 फुट के फासले पर लगाना और इस तरह लगाना कि किसी को दिखाई न दे। मैंने कहा, मैं हफ्ते की रात को ये काम करूँगा, उस वक्त एटमी सेंटर में कोई नहीं होता। फिर ठीक है। गुल खान ने मुझसे पूछा, टाइम बम ठीक हालत में है ना? मैंने कहा, बिल्कुल वैसे के वैसे मेरे पास डब्बी में बंद पड़े हैं। क्या ज़्यादा दिन पड़े रहने से इनकी शिद्दत कम तो नहीं हो जाती? गुल खान ने हंस कर कहा, बिल्कुल नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं दोस्त, वो इतनी ही ताकत से फटेंगे जितनी ताकत से दवारका फोर्ट के असला के ज़ख़ीरे में फटे थे। मैंने कहा, वेरी गुड। गुल खान बोला, मैं हफ्ते की रात को उसी मकान में आ जाऊंगा। तुम रात को या अगली सुबह जिस वक्त भी आओगे मैं यहाँ पर मौजूद हूँगा। सपहर हो रही थी। मज़ीद पूछने और समझाने वाली कोई बात नहीं थी। मुझे वापस राजगढ़ भी जाना था। चुनांचे मैं कोई 3:15 बजे के करीब गुल खान और प्रोफेसर जमशेद से रुखसत होकर रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। रिवाड़ी को एक गाड़ी 4 बजे चलती थी। मैं उस गाड़ी में बैठकर रिवाड़ी पहुंच गया। मुझे वहां दरगावती से मिलने की अब कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने बस अड्डे से बस पकड़ी और शाम हो रही थी कि राजगढ़ पहुंच गया। कॉलोनी पर शाम के साए उतर रहे थे। क्योंकि कॉलोनी में बत्तियां कम रोशन होती थीं, इसलिए वहां शाम का अंधेरा कुछ ज़्यादा ही मालूम हो रहा था। अपने क्वार्टर में पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने जहां टाइम बमों वाली डब्बी छुपा कर रखी हुई थी उसे निकाला। खोलकर 6 के 6 टाइम बमों को अच्छी तरह जांच पड़ताल की। देखने में वाकई ये च्युइंगम की टिक्कियां लगती थीं। मैंने उन्हें वापस डब्बी में डालकर खुफिया जगह पर संभाल कर रख दिया। मुझे ये बम लगाने के लिए हफ्ते के दिन का इंतज़ार करना था। दूसरे दिन मैं वक्त पर एटमी मरकज़ पहुंच गया। पहले की तरह काम करते और ट्राली में सामान स्टोर से इधर उधर ले जाते दिन गुजर गया। रात को यूं ही ख्याल आया कि साइंसदान ठंडी यख औरत नर्मदा देवी से भी मुलाकात कर लेनी चाहिए, ताकि ये मालूम होता रहे कि कोई इमरजेंसी तो पैदा नहीं होने वाली। अपनी तरफ से तो मेरा कमांडो एक्शन का मंसूबा बिल्कुल तैयार और मुकम्मल था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बयान किया था कि मंसूबे अपनी तरफ से हर लिहाज से मुकम्मल कर दिए जाते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं होता कि ऐन वक्त पर हालात क्या शक्ल इख्तियार कर लें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हालात इतनी जल्दी पलटा खाते हैं कि कमांडो मिशन का मंसूबा धरे का धरा रह जाता है। ये साइंसदान औरत एटमी मरकज़ के अंदरूनी हालात से पूरी तरह बाखबर रहती थी, क्योंकि ये अपने सेक्शन की इंचार्ज थी, इसलिए उससे कम अज़ कम हफ्ते की शाम तक मिलते रहना ज़रूरी था। दूसरी वजह यह भी थी कि एटमी मरकज़ के 5 कमरों में लगने वाली असल चाबी मेरे पास थी।
मैंने उसकी नकल तैयार करवा कर निर्मला देवी के किचन वाले गुलदान में डाली हुई थी। मैं ये भी मालूम करना चाहता था कि कहीं उसको ये इल्म तो नहीं हो गया कि उसके गुलदान वाली चाबी नकली है। अगरचे एक चाबी उसके पास मौजूद रहती थी, किचन वाली चाबी डुप्लीकेट चाबी थी। फिर भी एहतियात के तौर पर उन हालात की नब्ज को मालूम करना जरूरी था। चुनांचे मैं आधी रात के बाद पगड़ी उतार कर सर पर सिखों की तरह रुमाल बांधकर निर्मला देवी के क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। कॉलोनी पर हु का आलम तारी था। शायद ही कोई क्वार्टर ऐसा था कि जिसके अंदर कोई बत्ती रोशन हो। किसी क्वार्टर की बाहर की बत्ती रोशन थी। मैं क्वार्टरों के पीछे से होकर जा रहा था। साइंसदान औरत निर्मला देवी के क्वार्टर पर भी अंधेरा छा रहा था। इस औरत की तरह इसका क्वार्टर भी सर्द, वैरान और तारीख था। मुझे ये ख्याल जरूर आया कि मैं उसे बताए बगैर जा रहा हूँ, कहीं वो गहरी नींद न सो रही हो। मुझे चाहिए था कि मैं फ़ोन पर शाम के वक्त उसे खबर कर देता कि मैं आ रहा हूँ, मगर अब मैं उसके क्वार्टर के दरवाजे पर खड़ा था। अब सिवाय दस्तक देने के मैं और कुछ नहीं कर सकता था। मैंने आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर बिल्कुल खामोशी छाई रही। मैंने दूसरी और तीसरी बार दस्तक दी, फिर भी खामोशी छाई रही। चौथी बार दस्तक देने से अंदर से निर्मला देवी की नींद में डूबी हुई आवाज़ आई। उसने अंग्रेजी में पूछा, कौन है? मैंने दरवाजे के साथ मुंह लगाकर अंग्रेजी में कहा, मैं हूँ जसवंत सिंह सोढी। और फिर सिखों की तरह अपने आप ही हंस पड़ा। मैं फौरन चौंका। मेरे अंदर सिखों वाली आदतें पैदा होना शुरू हो गई थी। मैंने जल्दी से अपने आप को कंट्रोल किया और संजीदा हो गया। निर्मला देवी ने दरवाज़ा खोलकर अपना आधा सोया आधा जागा हुआ चेहरा बाहर निकाला। बाहर भी अंधेरा था, अंदर भी अंधेरा था। बाहर का अंधेरा ज़रा कम था। मुझे उसकी शक्ल ऐसी लगी जैसे अचानक कोई भूत अंधेरे में से निकलकर मेरे सामने आ गया हो। उसके मुख्तसर से बाल बड़े बेहंगम तरीके से खुले थे। उसने सख्त लहजे में अंग्रेजी में कहा, तुम इस वक्त क्या करने आए हो? तुमने शाम को फ़ोन क्यों नहीं किया? मैंने दोनों हाथ मलते हुए कहा, मैडम आई एम सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मगर तुम सेंटर में तो ड्यूटी पर मौजूद थे, अंदर आ जाओ। मैं अंदर कमरे में चला आया। अब समझ में नहीं आ रही थी कि आगे क्या करूं, क्योंकि कमरे में इतना घुप अंधेरा था कि मेरी आंखें जो जंगल की तारीख रातों में देख लेती थीं, वहां कुछ नहीं देख रही थीं। कमरे की फिजा में डिटोल की बू फैली हुई थी। अजीब बात है, निर्मला देवी मुझे देख रही थी। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस तरह सोफे के पास ले गई जिस तरह कोई किसी अंधे का हाथ पकड़कर ले जाता है। उसने टेबल लैंप रोशन कर दिया। बोलो, क्या करने आए हो? मैंने खसियाना होकर कहा, बस मैडम तुमसे मिलने को बहुत दिल करता था, बेकरार होकर आ गया हूं। तुम इतने दिन क्यों नहीं आए? उस हफ्ते की रात कहाँ थे? मैंने कहा, बस मैडम मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, क्वार्टर में ही पड़ा रहा। कोई खैर खबर लेने वाला तो यहाँ है नहीं। वो बालों का छोटा और बदशक्ल सा जूड़ा बना रही थी। मैंने उसे पूछा, और तो सब खैरियत है? वो सर लहजे में ठंडा सांस भरकर बोली, हाँ सब खैरियत है, अब तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है। आज उसने कुछ ज्यादा ही डिटोल का इस्तेमाल किया हुआ था, क्योंकि उसके बिस्तर से डिटोल की तेज बू आ रही थी। मुझे वो किसी ऐसे मरीज का कमरा लग रहा था जिसका ताज़ा ताज़ा ऑपरेशन हुआ हो। मेरा खुद वहां दम घुटने लगा था। जब मैंने मालूम कर दिया कि सब ठीक है और उसे नकली चाबी का भी पता नहीं लगा, तो मेरा वहां बैठना बेकार था। मैंने उठकर हाथ बांधकर कहा, सत श्री अकाल, मैं चलता हूँ, सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। बिल्कुल लग रहा था जैसे किसी अस्पताल की चुड़ैल मेरे पीछे लगी हुई है। मैं दरवाजे से बाहर निकला तो उसने कहा, मुझे डिस्टर्ब करने सिर्फ हफ्ते की रात को आया करो, अब जाओ। और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने दिल में कहा, मैडम इस हफ्ते की रात को मैं बहुत मसरूफ़ हूँगा। अचानक मुझे ख्याल आया कि कहीं राजगढ़ उस ज़ेरे ज़मीन एटमी मरकज़ के इतना करीब तो नहीं कि ये कॉलोनी भी उसके साथ ही उड़ जाए, मगर मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं थी। प्रोफेसर जमशेद ने कहा था कि एटमी सेंटर के धमाके से इर्द गिर्द 2 फरलांग का इलाका ही मुतासिर होगा, और इस कॉलोनी के क्वार्टर्स एटमी मरकज़ यानी रामगढ़ के कस्बे से काफ़ी फासले पर थे। बहरहाल मेरे लिए वो निर्मला देवी से आखिरी मुलाकात ही थी, और इस रात के वक्त खासतौर पर उसके पास आने की ज़रूरत नहीं थी। दिन गुजरते चले गए। आखिर हफ्ते की रात आ गई। ये मेरे कमांडो मिशन बल्कि कमांडो एक्शन की रात थी। इस रात मुझे एटमी मरकज़ में रहकर एटमी प्लांट वाले कमरे में 4 टाइम बम लगाने थे। पहले की तरह मैं इस रोज़ भी ऑफिस टाइम ख़त्म होते ही सफ़ेद कोट उतार कर हैंगर में लटकाने के लिए क्लॉक रूम में आ गया।
और वहीं क्लोजेट में छुपकर बैठ गया। चारों टाइम बम मेरी जेब में मौजूद थे। डब्बी में 2 बम मैंने अलग करके रख लिए थे। मुझे एटमी भट्टी पर 4 बम लगाने थे। मैंने उस वक्त तक क्लॉक रूम में ही छुपा रहा जब तक कि 5 गार्ड कमरों को चेक करने के बाद ताले लगाकर ऊपर नहीं चले गए। मुझे पता चल चुका था कि ये गार्ड मजीद चेकिंग और देखभाल के लिए आधी रात को भी नीचे आते हैं। चुनांचे मैंने बम आधी रात के बाद और इन गार्ड्स की दूसरी चेकिंग के बाद लगाने का प्रोग्राम बनाया था। मैं सफ़ेद कोटों के हैंगरों वाले क्लोजेट में छुप कर बैठा हुआ था। जब जरा इत्मीनान हुआ कि एटमी सेंटर खाली हो गया है तो बाहर निकल आया। चाबी मेरी जेब में थी जो सब कमरों को लग जाती थी, मगर मुझे उस वक्त सिर्फ कमरा नंबर 5 को ये चाबी लगानी थी। एहतियात के तौर पर मैं राहदारी में टहलता टहलता कमरा नंबर 5 के पास आ गया। जेब से चाबी निकालकर उसे लगाई। ताला खुल गया। अंदर झांक कर देखा, अंदर बत्तियां जल रही थीं। दरमियान में एटमी भट्टी साफ नजर आ रही थी। मैंने जल्दी से दरवाजे को दोबारा लॉक कर दिया और दबे पांव चलता वापस क्लॉक रूम में आकर कुर्सी पर बैठ गया। दिल में यही दुआ मांग रहा था कि या पाक परवरदिगार कोई ऐसी वैसी इमरजेंसी ना पैदा हो जाए। कुछ भी हो सकता था। ऐसी सूरत में ना सिर्फ ये कि मेरा कमांडो मिशन फेल हो जाता बल्कि मैं भी पकड़ा जा सकता था। इसी तरह बैठे बैठे और कभी राहदारी में दीवार के साथ साथ टहलते हुए रात के 11 और फिर 11:30 बज गए। ऊपर से गार्ड के चेकिंग के लिए राउंड लगाने का वक्त हो गया था। मैं जल्दी से क्लॉक रूम में आकर छुप गया। ठीक 12 बजे रात दोनों गार्ड ऊपर से सीढ़ियां उतरकर नीचे आए और बातें करते दोनों राहदारी में आगे निकल गए। आज दूसरा गार्ड क्लॉक रूम के पास खड़ा नहीं हुआ था। मुझे उनके दरवाजे खोलने, बंद करने और बातें करने और कभी कभी कैका लगाकर हंसने की आवाज़ें आती रहीं। फिर वो वापस आपस में बातें करते, हंसी मजाक करते सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले गए। जब ऊपर वाले दरवाजे के बंद हो जाने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं क्लोजेट के हैंगरों से निकलकर बाहर कुर्सी पर बैठ गया। मैं एहतियातन मजीद कुछ वक्त लगाना चाहता था, माज़ इस ख्याल से कि कहीं वो दोबारा तो नीचे नहीं आ जाते। जब 10-15 मिनट गुजर गए और ऊपर भी गहरी खामोशी छा गई तो मैंने अल्लाह का नाम लिया और क्लॉक रूम से निकलकर राहदारी में आ गया। उस वक्त मैं एक आम किस्म का आदमी नहीं था। उस वक्त मैं एक सख्त जान और सांप से ज़्यादा होशियार और चीते से ज़्यादा चालाक एक तरबियत याफ्ता कमांडो था। मेरे कदम नपे तुले थे। मैं आम हालात की तरह दबे पाँव नहीं चल रहा था। मेरी चाल एक ज़बरदस्त कमांडो की चाल थी जिसने अपने मुल्क को मिल्लत की सलामती की खातिर, अपने वतन पाक के मासूम बच्चों और माओ बहनों की इज्जतों की खातिर सरतड़ की बाजी लगा रखी थी और जो मौत अपनी हथेली में लेकर दुश्मन के एक इंतहाई हिस्सास और नाजुक तरीन इंस्टीट्यूट में टाइम बम लगाने जा रहा था। मैं कमरा नंबर 5 के सामने आकर रुक गया। कमरा बंद था। ऊपर राहदारी की छत पर बल्ब जल रहा था जिसकी रोशनी दरवाजे पर पड़ रही थी। मैंने जेब से चाबी निकालकर ताले के सुराख में घुमाई। ताला खुल गया। दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर आ गया। मैंने दरवाज़ा फौरन बंद कर दिया। मेरी पुश्त दरवाजे पर लगी हुई थी और मेरी निगाहें गोल चबूतरे पर लगी थीं जहां मुझे टाइम बम लगाने थे। अब मुझे फुल एक्शन से काम लेना था और एक मशीन की तरह अपनी ड्यूटी, अपना फ़र्ज़ पूरा करना था। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता एटमी भट्टी के पास आकर बैठ गया। मैंने जेब से प्लास्टिक का वो छोटा सा लिफाफा निकाला जिसमें 4 टाइम बम पड़े थे। मैंने पहला टाइम बम लेकर उसे एटमी भट्टी के गोल चबूतरे की दीवार के साथ फर्श से 1 फुट ऊंचा करके चिपका दिया। उसके बाद दूसरा टाइम बम ज़रा आगे करके चिपका दिया। इसी तरह मैंने निहायत एहतियात और होशियारी के साथ चारों टाइम बम चिपका दिए। इस काम से फारिग होने के बाद मैंने चारों टाइम बमों को चेक कर अच्छी तरह से जायजा लिया और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर उसके अंदर जो टाइम डिवाइस लगे थे बारी बारी उनके बटन दबा दिए। 1 घंटे बाद इन बमों को फट पड़ना था। मैं 90 तुले कदम उठाता कमरा नंबर 5 से बाहर निकल आया। दरवाजे को उसी तरह चाबी लगाकर लॉक किया और क्लॉक रूम की तरफ जाने की बजाय राहदारी के उस सिरे की तरफ चलने लगा जहां गहरे कुएं के अंदर बिजली के जनरेटर लगे थे और एक चरखी से दीवार में ताक खुलता था। क्योंकि आज की रात मैं क्लॉक रूम में नहीं ठहर सकता था, उसकी वजह माज इतनी सी थी कि 1 घंटे बाद वहां क़यामत बर्पा होने वाली थी। ये प्रोग्राम मैंने पहले से बना रखा था। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि जनरेटरों वाले कमरे को मैं पहले भी खोलकर देख चुका था, वगरना मेरे लिए वहां दिन के वक्त टाइम बम लगाना नामुमकिन बात थी और फिर मुझे सिर्फ बम लगाने के लिए 5 गार्ड्स का खून करना पड़ता। मैं करते हुए हालात मेरे मुखालिफ भी हो सकते थे और मैं फंस भी सकता था। मैं राहदारी की दीवार के साथ साथ चलता राहदारी की आखिरी दीवार के पास आया। वहाँ छोटी सी चरखी दीवार में एक तरफ वैसे ही लगी थी। मैंने चरखी को घुमाया, छोटे से ताक का दरवाज़ा खुल गया। दूसरी तरफ कुएं की दीवार के साथ लोहे की सीढ़ी ऊपर से नीचे सीढ़ियों तक जा रही थी। जनरेटर चल रहे थे। मैं टांग बढ़ाकर लोहे की सीढ़ी पर आ गया। बाजू नीचे करके ताक को उसी तरह दोबारा बंद कर दिया। मैं ऊपर चढ़ने लगा। लोहे की दीवार के साथ चिपकी हुई थी और ऊपर कुएं के दहाने तक जाती थी। मुझे
कोई जल्दी नहीं थी कि इस कुएं के ऊपर कोई एहनी ढकना भी है। जिस रोज मैंने नीचे से ऊपर देखा था तो कुएं का मुंह खुला था और मुझे आसमान पर तारों की रोशनी नजर आई थी। आज मैंने ऊपर देखा तो मुझे तारों की रोशनी नजर ना आई। मैंने सोचा कि बाहर शायद अंधेरा हो गया हो, शायद बादल आ गए हों। मैं सीढ़ी चढ़ता जब कुएं के मुंह पर आया तो उसका मुंह बंद था। मैंने हाथ ऊपर करके देखा, कुएं के मुंह पर लोहे का भारी ढक्कन गिरा हुआ था। मैंने दोनों हाथों से जोर लगाया मगर ढक्कन जरा भी अपनी जगह से ना हिला। मैं एहनी सीढ़ी पर खड़े का खड़ा साकत सा होकर रह गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानी कर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।